जय हिंद दोस्तों डेली साइंस टेस्ट के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 7। और इससे पहले हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 6 तक कर चुके हैं और उसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो हमारे रेगुलर देखने वाले स्टूडेंट हैं उसको पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और वो कमेंट भी करके बताते हैं, वो डीएम भी करते हैं। तो आप भी अभी तक इस तरह के सेशन का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं तो आप रेगुलर क्लास लीजिए, आपको 100% श्योर है कि क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा और मिलेगा। आपके लिए इतना मेहनत करके बनाते हैं तो आपको देखने मतलब बनता ही बनता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, शेयर लाइक सब्सक्राइब जो करने का होगा आप कंफर्म करेंगे, हमको आप पर विश्वास है। और उससे पहले थोड़ा सा किसी ने कहीं कुछ बात कही उसके बारे में देखते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कुछ गाना गाए हैं, ये इश्क है क्या सब रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे कोई दर्द हो सह लेना, किसी को दिल न यो देना। तो आपको डिसाइड करना है मेरे दोस्त, किसी को दिल नहीं देना है। दिल सिर्फ किसको देना है? तो दिल सिर्फ किताबों को देना है, दिल सिर्फ एजुकेशन वाले वीडियो को देना है। अब आप डिसाइड कीजिए कि दिल जो बगल में दिख रही है इसको आप देना चाहते हैं कि दिल जो आपको इधर बगल में दिख रहा है उसको देना चाहते हैं। आप किसको दिल देना चाहते हैं खुद डिसाइड कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। और बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन की ओर, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लोग अगर देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे दोस्त आज के इस वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। देखिए कोई भी दुकान में अगर आप सोना को खरीदने जाओगे भैया तो उसमें कुछ मात्रा तांबा का मिला होता है और कुछ उसमें मतलब मैक्सिमम भाग सोना होता है और कुछ भाग उसमें तांबा मिला होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि शुद्धतम सोना की शुद्धता कितनी होती है, तो भैया वो हमारा होता है 24 कैरेट। कितना मेरे दोस्त? वो होता है हमारा 24 कैरेट। याद रखिएगा 24 कैरेट होता है हमारा शुद्धतम सोना की शुद्धता। यहाँ से आप देखोगे तो ये सोना का जो है ना, तो कभी कभी इसका संकेत पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसका संकेत आप याद रखिएगा एयू होता है। एयू का मतलब होता है ऑरियम, ऑरियम का मतलब होता है सोना। अब सोना हम लोग इंडियन कहते हैं लेकिन जहाँ इसको खोजा वो इसको क्या बोला भैया? ऑरियम बोला। ऑरियम हम लोग विदेश में सब चीज़ ज़्यादा मिला है, हम लोग इंडियन में थोड़ा कम मिला है। तो इंडियन वाले सिर्फ उसका नाम अपना इंडियन में बोलते हैं इसको सोना, लेकिन जब ये शुरुआत में इस धातु का खोज किया गया उस समय इसका नाम रखा गया ऑरियम और इसीलिए इसका संकेत होता है भैया ये यू। और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है भैया हमारे 79। सोना से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है कि सबसे अधिक लंबा तार हम खींच सकते हैं किसी से, तो वो हमारा हो जाएगा सोना। सोना से भैया कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर वायर को खींच सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा आप तार खींच सकते हैं किससे? 1 ग्राम सोना से। तो सोना का जो होता है खींचने का मतलब इसका जो होता है कह सकते हो आप तिराने का शक्ति वो एकदम बहुत अधिक होता है और ये एग्जाम में आता भी है। ठीक है, 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर वायर को हम खींच सकते हैं, तो वो हमारा होगा भैया 2 किलोमीटर। अब कभी कभी सोना का उपयोग पूछ लिया जाता है कि सोना का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ज्वेलरी में करते हैं। कोई नाक का नक्शन लेगा, कोई कनबाली लेगा, कोई कुछ लेगा, तो वो हम सोना का उपयोग ज्वेलरी के रूप में करते हैं। ठीक है, तो शुद्धतम सोना की शुद्धता जो होती है भैया मेरे वो होता है 24 कैरेट। कितना होता है मेरे दोस्त? 24 कैरेट होता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखें मेरे भाई तो इसमें है कि लोहे का शुद्धतम रूप है। देखिए लोहा कई तरह के होते हैं, कचरा लोहा, शुद्ध लोहा, थोड़ा ठीक लोहा, थोड़ा नरम लोहा। तो उसमें भी अगर आपको बात किया जाए तो उसमें आप बोलिएगा कि लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है भैया वो हमारा होता है पिटवा लोहा। क्या होता है मेरे दोस्त? वो होता है हमारा पिटवा लोहा। क्या होता है वो? पिटवा लोहा। अब इसको याद कैसे रखिएगा? जो लड़का ज़्यादा बदमाशी करता है, जो लड़की ज़्यादा बदमाशी करती है उसका घर वाला 2-4 वो थप्पड़ लगा देता है, मतलब 2-4 थप्पड़ पीट देता है तो वो सीधा एकदम हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, एकदम किसी के ऊपर नज़र ताक झाक वाला काम नहीं करता है। तो देखिए लोहे का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? पिटवा लोहा। लोहा बहुत ताक झाक करता है इधर उधर, इसलिए इसको पीट पीट के शुद्ध कर दिए, पीट से हो जाएगा मेरा पिटवा
और सु से हो जाएगा शुद्ध, तो हो जाएगा पीटवा लोहा सबसे शुद्ध, किसमें से, लोहा में भी। देखिए एक इसमें होता है पीटवा लोहा, और इसी में आपका इसमें एक लोहा का कैटेगरी और होता है, इसका नाम मेरे को थोड़ा सा दिमाग में आने रहा है। तो लोहा का दो रूप मैक्सिमम, मतलब दो रूप इसका होता है, उसमें से भी सबसे जो शुद्ध होता है वो हमारा होता है पीटवा लोहा, ठीक है। अब इसका एक रूप और कौन होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद कल का सेशन में इसको हम आपको बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास क्या है। हाँ, इससे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखना भैया, ये जो लोहा है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भैया किसी भी मिश्र धातु में। देखिए लोहा से आप एक चीज याद रखिएगा कि लोहा का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक, आप कहोगे तुम बार बार परमाणु क्रमांक बताते क्यों, हम आपको लोकेशन इसको ट्रैक करवाने के लिए सिखाते हैं ताकि आपका दिमाग में छपे। तो लोहा का जो एटॉमिक नंबर होता है भैया वो हमारा होता है 26। लोहा का जो संकेत होता है भैया वो होता है Fe। अब इससे भी आपको एक चीज याद रखना है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए किस किस धातु का प्रयोग किया जाता है, क्या क्या पूछ देगा भैया, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए कौन कौन से धातु को मिश्रण करते हैं, तो इसका सीधा आपको ट्रिक याद रखना है 24 + 26 + 28। 24 में हमारा हो जाता है भैया 24 में आपका हो जाता है मैग्नीज, इसका 25, 24 में हो जाएगा हमारा भैया क्रोमियम, 24 में क्रोमियम, 26 में आपका हो जाएगा Fe यानी कि लोहा, और 28 में आपका हो जाएगा निकेल। ये 3 को धातु मिला के मेरे दोस्त क्या बनाते हैं हम लोग, स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं। कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। अब देखिए मिश्र धातु का हम लोग बात किए ना, तो इसमें कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो कांसा होता है, कांसा क्या मेरे दोस्त, कांसा ये किस किस धातु का मिश्रण होता है भैया। तो देखिए कांस से यहाँ देखिएगा तो हो जाएगा कॉपर, और स से देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपका Sn यानी कि टीना। तो कॉपर और अगर टीना को मिला देते हैं भैया तो हमारा बन जाता है कांसा। क्या बनता है मेरे दोस्त, तब बन जाता है हमारा कांसा। ये याद रखिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको एक चीज और एग्जाम में देखने को मिलता है। अब वो क्या पूछता है, सोल्डर के बारे में पूछता है। सोल्डर जो वेल्डिंग लोग करता है ना, लोहार लोग, वो सोल्डर बोलता है कि सोल्डर किस किस का मिश्रण होता है। तो इसको याद रखिएगा Pb + Sn का मिश्रण होता है। Pb का मतलब हो गया आपका यहाँ पे सीसा, और Sn का मतलब यहाँ पे आपका हो गया टीना। क्या हो गया मेरे दोस्त, टीना। अब सीसा और टीना को कहीं मिलाएंगे भैया तब हमारा बन जाएगा सोल्डर। इसको आज कैसे रखोगे, आपको कल भी ये ट्रिक बताए थे, सीटी हमसे तो नहीं बज रहा, आपसे बच जाएगा। तो सीटी याद रखिएगा, सीटी कोई लड़की का भी नाम होती है, सिटी कोई शहर का भी नाम होता है। तो सी से हो जाएगा भैया सीसा, और टी से हो जाएगा टीना। अगर सीसा को और टीना को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा सोल्डर। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, सोल्डर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सीसा और टीना सोल्डर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास क्या कहता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कठोर पदार्थ है, यहाँ पे याद रखिएगा ये पदार्थ है, पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसमें आपको बोलना है हीरा। क्या बोलना है मेरे दोस्त, इसमें आपको बोलना है हीरा यानी कि डायमंड। क्या बोलना है मेरे दोस्त, डायमंड। लेकिन यहीं पे इस पदार्थ को रिप्लेस करके अगर पूछ दिया जाए कि सबसे कठोर धातु कौन सा है, सबसे कठोर धातु कौन सा है भैया, तो आपको यहाँ से मारना है प्लेटिनम। क्या है मेरे दोस्त, प्लेटिनम। प्लेटिनम गाड़ी का नाम सुने हो ना, वो एकदम घटिया गाड़ी लेकिन टाइट बहुत रहता है। तो याद रखिएगा सबसे कठोर अगर धातु के बारे में बोला जाए तो आप बोलिएगा प्लेटिनम, और अगर सबसे कठोर पदार्थ के बारे में बोला जाए भैया तो आप बोलिएगा हीरा। क्या बोलिएगा, हीरा। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बात को आप एकदम नोटिस कर लीजिए। अब यहाँ से हम देखें हीरा। अब हीरा से मेरा दिमाग में क्लिक करेगा, इस साला हीरा जो हम लोग एकदम महंगा चीज़ें। सो अभी आप हाल में नहीं सुने, मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे हीरा के खनन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लाखों में पेड़ को काटे जा रहे हैं। तो हीरा को आप याद रखिएगा, ये जो हीरा है ना ये कार्बन का अप्रूव होता है। किसका भैया, कार्बन का जो है, कार्बन का जो है भैया
वो होता है अप्रूप हमारा हीरा। अब बात करें हम लोग कार्बन के अप्रूप का, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तभी हम बोलते हैं हमको फालतू का टाइम नहीं है कि कुछ गलत चीज़ें आपको पढ़ के पढ़ा दें। जो एग्जाम में एकदम आते हैं सटीक उसी को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इस बात पर आप 100% विश्वास कीजिएगा कि आपका भाई आपके लिए हमेशा वही कंटेंट लाता है जो एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना भी है। अब देखिए कार्बन का जो अप्रूप है वो हमारा हो गया हीरा, लेकिन एक बार ये आपको और पूछता है हीरा के बारे में, तो पूछता ही है, पूछता है भाई वो हीरा को छोड़ के दूसरा एक और अप्रूप इसका कौन सा है, तो आप बोलिएगा कि ग्रेफाइट है। क्या है मेरे दोस्त? ग्रेफाइट है। अब हीरा जब मेरा दिमाग में क्लिक करता है, अब एक चीज मेरा और आ जाता है, इससे क्या पूछता है कि भैया आप एक चीज बता दो कि हीरा का जो होता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। हीरा का पूछ देता है भैया कि अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसको मारिएगा आप 2.42 मारिएगा। अब हीरा से हमारे दिमाग में एक चीज और क्लिक करता है, बोलोगे क्या? अब बोलता है हीरा साला चमकता बड़े एकदम दमदार है। अगर कोई लेडीज का कहीं पे हीरा पहनी हुई है तो दूरी से चमक जाएगी, साला हीरा पहनी है। अब आप एक चीज याद रखिएगा कि जो हीरा होता है ये चमकता है, शाइनिंग बहुत अधिक करता है, इसके अंदर में जो शाइनिंग आता है एकदम अट्रैक्ट कर लेता है किसी दूसरे को। तो हीरा में शाइनिंग का मुख्य वजह है क्या? तो इसमें जो इसका मुख्य वजह है भैया वो हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक सेकंड, आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, हीरा जो भैया हमारा चमकता है, ये यहाँ से देखिए, हीरा जो हमारा चमकता है इसका मुख्य कारण क्या है मेरे दोस्त? इसका मुख्य कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है मेरे दोस्त? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एकदम 100% एग्जाम में आएगा, याद कर लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरा चमकता है। आप कहोगे भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि अगर कोई चीज पर लाइट आया तो अंदरे अंदरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बाहरिए निकलक पहले अंदरे बरदम हच पोच लाइट इधर उधर होता है। इसकी वजह से अंदर में एकदम दनादन चमक लाइट आ जाता है और वही लाइट हम लोग को देखने को मिलता है सामने में। आप इसका डिफिनेशन पर मत जाइएगा, जो हम आपको बता रहे हैं सो देखिएगा। कंपटीशन में आपको क्या काम आने वाला वो समझिएगा, क्या आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे कठोर पदार्थ हमारा हो गया हीरा। हीरा के बारे में जाने कि हमारा कार्बन का भाई वो हमारा अप्रूप है और इसका अप्रूप एक और कौन हो जाता है? ग्रेफाइट हो जाता है। पदार्थ हमको बोला इसलिए हमको याद रखना हीरा, लेकिन यही अगर पूछ देगा कि धातु सबसे कठोर कौन है तब हम लोग बोलेंगे प्लेटिनम। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? प्लेटिनम। अब यहीं से याद हम लोग रख लेंगे, क्या याद रखेंगे कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा होता है 2.42। अब हीरा चमकता क्यों है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है मेरे दोस्त? हीरा जो है वो चमकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे जान? प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। बहुलक का मतलब क्या होता है भैया? एक ही चीज को डबल ट्रिपल फोरपल एकदम करते जाओ, लाख गुना 10 गुना 50 गुना, तो वो हो जाता है मेरा बहुलक। बहुलक बहुलक मतलब क्या हो गया? एक से अधिक। बहु जिसमें लग गया, बहु मतलब घर की बहु नहीं, वो बहु जो मतलब एक से ज्यादा क्वांटिटी को बताता है एक ही टाइप का। जैसे कि हमारा जो प्लास्टिक बनता है, प्लास्टिक जो बनता है ना, देखते हैं एक ही प्लास्टिक के ऊपर फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही लगा रहता है, तो उसको लोग बोलते हैं बहुलक। तो इसी तरह बोलता है कि हमारा जो प्राकृतिक रबर है, हमारा जो नेचुरल रबर है, इस एक किसका बहुलक होता है? तो ये जो हमारा बहुलक होता है वो होता है आइसोप्रीन का। किसका मेरे दोस्त? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। सीधा सीधा इज्जत के साथ इसको दिमाग में खोज लीजिए, ठीक है। आइसोप्रीन, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखें तो बोल रहा है कि मानव द्वारा, ये एक यहां से हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था। संश्लेषित कई लोगों को समझ में नहीं आता है, साला ये होता क्या है? SYNTHESIS। तो सिंथेसिस का मतलब होता है भैया निर्माण करना, बनाना। जैसे नहीं सुनते फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? जो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा लोग बनाते हैं, तो संश्लेषण का मतलब होता है बनाना और फोटो का मतलब हो जाता है ऊर्जा। तो फोटो का मतलब होता है भोजन। तो भोजन जब हम लोग भोजन पेड़ पौधा बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसी तरह से सिंथेसिस का हिंदी हो जाता है संश्लेषित यानी संश्लेषण। तो संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। इस बात को आप दिमाग में खोज लीजिए। तो मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था, तो कौन सा रेशा था पहला
मेरे दोस्त, तो वो हमारा था नायलॉन। क्या था भैया? वो था हमारा नायलॉन। अब इसको याद कैसे रखोगे? नाई नहीं याद रखो, आप नाई रखो, जो बाल वगैरह दाढ़ी वगैरह बनाता है सो। और लोन से आप याद रखो, कौन लोन? जो उधारे हम लोग कहीं कुछ पैसा लेते हैं कि भैया चुकता कर देंगे, तो नायलॉन। तो नायलॉन जो है हमारा वो पहला मानव संश्लेषित जो है वो पहला रेशा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 6 है कि सबसे उत्तम कोयला है। देखिए, कोयला कई प्रकार के होते हैं। कुछ कोयला होएगा जो पूरा बढ़िया से जल जाएगा, कुछ कोयला ऐसा होगा जो बढ़िया से जलेगा नहीं, कुछ कोयला ऐसा होगा जो आधे जल के भुता जाएगा, धुएं खल ज़्यादा फेंकेगा। तो वो कोयला जो मस्त तरीके से जलता है, जो बहुत कम धुआं को छोड़ता है, उससे हम लोग कोयला का उच्च कोटि का कोयला बोलते हैं। और वो जो हमारा कोयला होता है भैया, वो कोयला हमारा होता है एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा भैया हमारा होता है? वो एंथ्रासाइट कोयला होता है। और ये कोयला अक्सर हमारा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और इसमें 96% कार्बन होता है भैया। कितना? 96% कार्बन। क्यों? मतलब ये अच्छा तरह से जल जाएगा, इसमें बहुत कम मात्रा में धुआं निकलता है, इसमें एंथ्रासाइट कोयला में। और ये जो कोयला होता है भैया, वो सबसे उत्तम कैटेगरी का कोयला होता है, सबसे फ्रेश क्वालिटी का कोयला होता है। कौन? तो हमारा एंथ्रासाइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मेरे दोस्त कि सबसे हल्की धातु है। धातु तो बहुत है, आयरन है, जिंक है, सोना है, आपका टीना है, बहुत ही सारा धातु है, लेकिन उसमें से भी बोल रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का पूछ देगा भैया एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। अब पूरा एटॉमिक जो आपका पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक तक आपको याद रखना है। 30 तक आपको जैसे पूछेंगे जिंक का एटॉमिक नंबर बताओ तो तुरंत बोलोगे 30, कैल्शियम का बताओ तुरंत बोलोगे 20, फास्फोरस का बताओ तुरंत बोलोगे 15, आपको बोलेंगे नियॉन का बताओ तुरंत बोलोगे 8, आर्गन का बताओ तो तुरंत बोलोगे 18। तो इस तरह से आपको दिमाग में खचाखच बोलना, जो हम आपको बोलेंगे तुरंत बताना है, क्योंकि 30 तक जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक आपका एलिमेंट होता है वो अक्सर एग्जाम में आ ही जाता है 1-2 क्वेश्चन। तो सबसे हल्की धातु हमारा जो होता है भैया, वो हमारा होता है लिथियम। क्या होता है भैया? लिथियम सबसे क्या होता है? हल्की धातु होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इज्जत के साथ क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोलता है कि कांसा जो है वो किसका मिश्र धातु है? कांसा का नाम आप लोग हर कोई सुनेंगे, तो कांसा किसका मिश्र धातु? देखिए कितना आसान से आप इसको याद करोगे ना। क से हो जाएगा यहाँ पे Cu और स से आप याद कर लो Sn। तो अगर कॉपर और Sn को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा कांसा। यानी कि कॉपर का मतलब होता है भाई वह तांबा और Sn का मतलब होता है टीना। जब तांबा और टीना को मिलाएंगे तब हमारा बन जाएगा कांसा। क्या बन जाएगा भैया? कांसा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? एक सेकेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको बताएं कि तांबा और टीन के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं क्या? कांसा बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये वाला क्वेश्चन नंबर भैया बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो इतना इंपॉर्टेंट कि कोई इसका लिमिट नहीं है। 1 पिको सेकेंड कितना के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 सेकेंड के बराबर होता है। देखिए पिको जहां लग गया, पिको मतलब एक होता है सफिक्स का ये काम करता है, तो 1 पिको बराबर होता है 10 के पावर -12। यहीं से आपको पूछेगा रे भाई कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो आप बोलिएगा 10 के पावर -6। यहीं आपको पूछेगा भैया कि 1 नैनो बराबर कितना होता है? तो आप तुरंत मारिएगा 10 के पावर -9। और यहीं से आपको यहाँ पे माइक्रो, यहीं से आपको पूछेगा कि 1 मिली बराबर कितना होता है भैया? तो यहाँ पे तुरंत मारिएगा 10 के पावर -3। ये सब दिमाग में आपका एकदम खचाखच भरा होना चाहिए एकदम। ये सबसे क्वेश्चन कन्फर्म आता ही आता है। एक चीज आपको आता है क्या जानते हैं? हाँ,
आता है यहाँ पे 1 फेम्टो बराबर कितना होता है, 1 फेम्टो बराबर होता है भैया 10 के पावर -15। कितना होता है, 10 के पावर -15। ये सब आपका एग्जाम में आएगा। यहीं से आपको पूछेगा बताइए भैया 1 डेका बराबर कितना होता है, तो 1 डेका बराबर होता है भैया 10 के पावर 2। कितना होता है, 10 के पावर 2। और 1 डेसी बराबर यहाँ पे आपको पूछेगा, 1 डेसी बराबर, तो यहाँ पे मारिएगा 10 के पावर। ये दोनों में थोड़ा सा हमको डॉट हो रहा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही हम बता रहे हैं या फिर गलत बता रहे हैं। ठीक है, आपका भी दिमाग थोड़ा चेक करिए लेते हैं हम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 के पावर -12 सेकंड के बराबर होता है हमारा 1 पिको सेकंड। ये बात आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हम लोगों को बोलता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को बोल रहा है कि 1 सेकेंड, हाँ, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे भैया हम लोग गांव देहात के आदमी गछपक्कू आम खाते हैं, लेकिन शहर वाला आदमी को कहाँ गछपक्कू आम मिलेगा, वो सब पकेले ही आम खाएगा। तो बोल रहा है कि फलों को पकाने के लिए, फल को जो हम लोग पकाते हैं, कच्चे तो कोई खाएगा नहीं, उस सब का तो अलगे फुटानी रहता है। तो फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस वजह से, मतलब किसके कारण हम लोग फल को पकाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो वो हमारा हो जाता है एसीटिलीन। क्या होता है मेरे दोस्त, वो होता है हमारा एसीटिलीन गैस के द्वारा हम लोग फल को क्या करते हैं, पकाते हैं। अब देखिए सीटी से खाली याद रखें, खाली सीटी जैसे आपका दिमाग में क्लिक करेगा तुरंत बोलोगे एसिटी। सीटी वाले लोग कच्चे फल नहीं खाते हैं, पक्के फल खाते हैं, वो सब पचा नहीं पाता, उसके पास इम्यूनिटी नहीं होता है। तो सीटी शहर वाला आदमी, तो एसीटिलीन का मतलब हो गया कि वो सब पका के फल खाता है। तो फलों के पकाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एसीटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोहे को इस्पात बनाने के लिए मिलाया जाता है। इस्पात आपको पता होता है कि लोहा से थोड़ा उत्तम कैटेगरी का होता है, इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, कम मात्रा में लगता है इस्पात में। तो बोलिए लोहा को अगर इस्पात बनाने के लिए लोहा को अगर इस्पात बनाया जाए तो उसमें क्या मिलाएंगे, तो इसमें हम लोग सीधा इज्जत के साथ अगर निकेल धातु को मिला देते हैं तब हमारा क्या बन जाता है भैया, लोहा से इस्पात बन जाता है। किससे, लोहा से इस्पात बन जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है भैया, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि विटामिन का खोज किसने किया। विटामिन, अब बोलता है तुम पतला हो गया, तुमको ये विटामिन का कमी है, अरे तुम्हारा हड्डी सूख रहा है, तुमको विटामिन डी का कमी है, अरे तुम्हारा मसूड़ा में कुछ दिक्कत है, विटामिन सी का कमी है, अरे तुमको आंख देखने में कोई दिक्कत है, मतलब देखने में दिक्कत है, विटामिन ए का कमी है। अब विटामिन कह रहा है। अब विटामिन का खोज किया किसने, तो विटामिन का खोज किया किसने, फंक ने किया। फंक किसने, फांक जो भोर रहता है वो भोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फांक के बारे में कर रहे हैं। तो फंक जो है हमारा वो खोज कर दिया किसका, विटामिन का खोज कर दिया किसने, फंक ने। फंक जैसे अगर आपका दिमाग में फांक आ जाना चाहिए, क्या, फांक। तो विटामिन का खोज किया किसने भैया, फंक ने। अब कहेगा कब किया सो बताओ, तो इसको आपको बोलना है 1911 ईस्वी में किया है। अब देखिए विटामिन का खोज किया, ठीक है। अब विटामिन से आपको आ जाएगा यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन यहाँ पे सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये सब आपको जो है भैया वो आपको याद करना है। जब अगला टॉपिक कल कराएंगे जिसमें टाइम बचेगा तो वहाँ पे आपको बता देंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई के बारे में। विटामिन बी में देखिए विटामिन बी 12 तक जाता है, इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको कल बता देंगे, कल कोई क्वेश्चन से लेके आएंगे तो। लेकिन अभी आप याद रखिए कि विटामिन का खोज किसने किया, तो फंक ने किया। और एक चीज याद कर लीजिए कि विटामिन सी का जो खोज किया है वो किया है हॉलकट। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, किसने किया भैया, हॉलकट ने किया है विटामिन सी का खोज। ठीक है, नहीं विटामिन डी का खोज किया हॉलकट। एक सेकंड, विटामिन डी का खोज किया किसने मेरे दोस्त, हॉलकट ने किया है। किसने किया है, हॉलकट ने किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरे दोस्त, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चा एकदम लचरेशन करेगा, कुछ उसको समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, क्या सुन रहे, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं उसको पता होता है। तो बच्चा के ऐसा ये लक्षण कब दिखाई देता है कि बच्चा का मानसिक और शारीरिक विकास, कोई बुतरू को देखना एकदम लगेगा, देखने में एकदम
ऐसा के लिए डर लग जाएगा उसको देखने में। तो बच्चा के अंदर कुछ कुछ कमी होता है, जो उसका गार्जियन का काम होता है कि इसको ठीक करवाएं। तो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, नहीं बढ़ता है। क्या उसके पीछे कारण है भैया? तो उसके पीछे कारण हमारा है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। कौन सा हार्मोन भैया? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या हो जाता है भैया? अवरुद्ध रहता है। ये हार्मोन का मतलब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता क्या होता है हार्मोन। अरे भैया, हार्मोन का मतलब ये होता है कि कब समय समय पर बॉडी कुछ चीज रिलीज करता है आपके बॉडी से। जैसे कि आप जैसे आपको उम्र बढ़ेगा तब आपका मुंह में दाढ़ी आएगा, आपका गुप्त अंग में आपका जो है बाल आने लगेगा, तो वो संकेत करता है कि वो हार्मोन आपका शरीर में डेवलप हो रहा है। आपका अट्रैक्शन कभी कभी लड़की की ओर चल जाता है, कभी कभी दूसरे जगह जाता है, कभी कुछ करने कभी कुछ करने, तो वो आपके बॉडी के अंदर हार्मोन निकलता है। उसी वजह से ये सब होता है, ये समय के साथ साथ आपका निकलता है। तो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जब अवरुद्ध हो जाए तो उसका क्या कारण रहता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी रहता है। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों के पास है कि रक्तचाप यानी कि बीपी को नापने के लिए, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो हमारा यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। अब कभी कभी पूछ देता है कि ब्लड प्रेशर का जो मापांक होता है वो कितना होता है? तो 120/80 होता है। 120/80 यही रेशियो में हमारा ब्लड प्रेशर होता है। अगर इससे तनी मनी कम बेसी हुआ चलेगा, लेकिन ढेर कम बेसी हो गया तब तो भैया बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इसको ब्लड प्रेशर को आपको मेंटेन ही रखना है, 120/80 एकदम बढ़िया बढ़िया भोजन करना है। तो देखिए रक्तचाप को नापने वाला यंत्र हमारा कौन सा भैया? वो हमारा है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों के पास क्या है भैया? कि मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य नहीं सुन सकता, क्या नहीं सुन सकता भैया? तो पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता। कौन सा तरंग मेरे दोस्त? पराश्रव्य। परा का श्रव्य का मतलब होता है सुनना, और अगर परा हो गया मतलब श्रव्य से बाहर हो गया, आदमी इसको नहीं सुन पाएगा। इसको सुनता है कौन? तो इसको सुनता है भैया हमारा चमगादड़। कौन सा सुन लेता है? चमगादड़ इस तरंग को सुन लेता है। और इस तरंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है भैया हमारा 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से जो है सो अधिक होता है। क्या? इसका तरंग, इसका जो होता है वेवलेंथ नहीं भैया, इसका फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी को जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा चमगादड़ ही सुन सकता है, इसको आदमी नहीं सुन सकता है। परा मतलब कान के बाहर चला जाएगा, इसको आपको नहीं समझ में आएगा कि तरंग हमारे पास आ रहा है सो। तो मनुष्य नहीं सुन सकता कौन सा तरंग? तो पराश्रव्य तरंगें को, पराश्रव्य वेव को ये नहीं सुन सकता है। कौन? तो मनुष्य। ठीक है, अब मनुष्य का साइंटिफिक नाम आपको पता होना चाहिए, होमो सैपियंस होता है। ये कभी एग्जाम में आ जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोलता है भैया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि श्वेत रक्तकण यानी कि WBC, श्वेत रक्तकण का औसत जीवन काल कितना होता है? आपके बॉडी में दो तरह के ब्लड सेल पाए जाते हैं, एक RBC एक WBC। RBC का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल और WBC का मतलब हो गया व्हाइट ब्लड सेल। ये दोनों कितने दिन तक आपके बॉडी में जिंदा रहते हैं, एक अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो WBC के बारे में अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा कि कम से कम ये बेचारा 2-4 दिन तक आपके बॉडी में जिंदा रह जाएगा, उससे बेचने जिंदा नहीं रहेगा। और यही आपको अगर RBC के बारे में पूछ लिया जाए भैया तो ये आपके बॉडी में 120 दिन तक जिंदा रहता है। कितने दिन तक? 120 दिन तक क्या रहता है भैया? रहता है। अब जब आपका RBC WBC आइए गया तो आपको बात कर लेते हैं स्पर्म के बारे में, यानी कि शुक्राणु के बारे में। आपके बॉडी से जो शुक्राणु निकलता है वो शुक्राणु का जो बोलता है, इसका बताइए अवधि कितना होता है? तो इसका अवधि होता है मेरे दोस्त 30 दिन होता है। कितना दिन होता है भैया? 30 दिन इसका अवधि होता है। किसका? स्पर्म का यानी कि शुक्राणु का। ठीक है, इसका अवधि कितना दिन होता है? तो 30 दिन होता है। तो श्वेत रक्तकण का औसत जीवन काल आप जान गए कि इसका कम से कम 2 से 4 दिन तक होगा। और ये RBC का हमारा 120 दिन तक होता है। स्पर्म का यानी कि शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो 30 दिन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मेरे दोस्त?
क्वेश्चन नंबर 17 है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। वायुमंडल बहुत लोग इसको सुनता है ना, नया नया 12th के पास जब आता है कंपटीशन करने, वायुमंडल मतलब ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा, अरे भैया नहीं, वायुमंडल का मतलब क्या हो गया, इसमें आपका बहुत सारे गैस हैं, इसमें आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, लन फन ढकना फलना चिलना सब कुछ है। तो उसमें से आपको बोल रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन जो है वो हमारा है मेरे दोस्त 78% नाइट्रोजन है किसमें, वायुमंडल में, ठीक है। और यहाँ से आपको याद रखना 78 और 1 79 10 89 और 10 99, और इसमें जो है सो आपका 21% जो है सो हमारा ऑक्सीजन है। क्या है मेरे दोस्त, 21% इसमें ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितना है 78%। अब जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे, अब हमारा दिमाग में क्लिक करना चाहिए नाइट्रोजन से मिलता जुलता तथ्य, और नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर जैसे पूछेगा तुरंत आप बोल देंगे साथ। अब खाद्य पदार्थों का जो प्लास्टिक कवर होता है, जैसे कुरकुरी वगैरह जो खाता है लेज फेज, उसमें देखिएगा अंदर में हवा भरा रहता है। तो उसमें जो हवा भरा रहता है, तो एग्जाम में पूछ लेते इसमें कौन सा हवा भरा रहता है, तो उसमें जो है लेज वगैरह जो होता है, जो आपका खाद्य पदार्थों में जो गैस भरा रहता है वो हमारा रहता है भैया, खाद्य पदार्थ में जो गैस हमारा भरा रहता है वो हमारा गैस रहता है कौन सा, नाइट्रोजन गैस रहता है। अब नाइट्रोजन से आपको मिलता जुलता एक चीज और पूछता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करता है। नाइट्रोजन जो है भैया इसका स्थिरीकरण का काम कौन करता है, तो एक होता है राइजोबियम नामक जीवाणु। कौन सा जीवाणु मेरे दोस्त, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। यही जीवाणु जो है वो क्या करता है मेरे दोस्त, यही जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को मतलब क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, उसको बैलेंस बना के रखता है कौन, राइजोबियम, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों के पास क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 18 है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। देखिएगा कोई कोई पानी से नहाइएगा तो अजबे टाइप का लगेगा, कपड़ा धोइएगा धोएबे नहीं करेगा, खाना बनाइएगा बनबे नहीं करेगा। वो पानी क्या होता है भैया, वो हमारा होता है हार्ड वाटर। क्या होता है, हार्ड वाटर। और वो जो होता है वो परमानेंट हार्ड वाटर होता है, अस्थायी कठोरता उसके अंदर होता है। तो हार्ड वाटर जो होता है, ठीक है मानते हैं। अब किस कारण, क्या कारण है, साइंस तो हमेशा कारण पूछता है। तो जल में जो अस्थायी कठोरता होता है उसके पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैल्शियम का और किसका, मैग्नीशियम का। सल्फेट का मतलब SO4 का घुला रहता है मैग्नीशियम में और कैल्शियम में। इस वजह से क्या होता है भैया, पानी में हार्ड वाटर हो जाता है, पानी जो सो कठोर हो जाता है। किसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत कोमा यहाँ से हटाओ, यहाँ नहीं पड़ेगा, हाँ, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है। कौन सा इसमें शीशा का प्रयोग करते हैं, किसमें, कैमरा में जो हम लोग फोटो खींचते हैं, दूरबीन जो भी हम लोग देखने का काम करते हैं, दूर के वस्तुओं को देखने का, विद्युत बल्ब जो ऊपर में जल रहा है मेरा, धूप चश्मा जो चश्मा आप लोग पहनते हैं, मेरे पास तो है भी नहीं भी। तो इसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा फ्लिंट। क्या मेरे दोस्त, फ्लिंट कांच का हम लोग प्रयोग करते हैं, किसमें, फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है मेरे दोस्त कि पारा के प्रमुख अयस्क हैं। तो पारा के प्रमुख अयस्क है सिनेबार। क्या है, सिनेबार। जब भी आएगा सिनेबार आपको ऑप्शन में देगा, ये कंफर्म श्योर शॉट है। सिनेबार जो है वो पारा का प्रमुख अयस्क है, और पारा का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 80 होता है। और ये एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन, पारा। पारा का संकेत अगर पूछ लिया जाए तो इसका संकेत हमारा होता है Hg। पारा एक प्रकार का धातु है भैया, ये हमारा याद रखना, क्या, एक प्रकार के ये धातु है, ठीक है, पारा, ठीक है। अब देखिए आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किए। अब मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ अच्छे खास टॉपिक के साथ। हम भी पढ़ाई करते हैं, आप भी करो, और एक साथ एकदम मेहनत करोगे तो आपका जो उछाल होगा, आपका जो स्टडी का लेवल होगा वो हाई हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।